नमस्कार, मेट्रो न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन आई तो लोगों में एक उम्मीद जगी, जिसके बाद एक एक चरण के मार्फत वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 24 घंटे वैक्सीन लगाई जाएगी, उसकी तैयारी की जा रही है। तो उसके बाद गुरुग्राम के सीएमओ वीरेंद्र यादव का कहना है कि अभी इस तरह के आदेश नहीं मिले हैं, लेकिन इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। इसके साथ साथ जिस तरह से एक समय निर्धारित किया गया था, लेकिन उसके बाद आज केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि कभी भी यानी कि 24 घंटे के अंदर कभी भी वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। तो इसके साथ साथ किस तरह की हिदायतें हैं, किस तरह के आदेश अभी तक आए हैं या सिर्फ ट्वीट है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीएमओ वीरेंद्र यादव जी। सर, किस तरह से इस ट्वीट को देखते हैं? क्या इस तरह की योजना अभी हम सोच रहे हैं करने की? देखिए, अभी जैसा आपने बताया माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से ट्वीट हुआ है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई तैयारी या इंस्ट्रक्शंस एज सच कहूँ तो अभी नहीं प्राप्त हुई हैं। पर आने वाले दिनों में अगर ऐसा करने के आदेश प्राप्त होते हैं तो हम इसके लिए पूरी तरह से तैयारी करने की शुरुआत, अगर मैं कहूँ, ऑलरेडी तभी हो चुकी थी जब हम RT-PCR के टेस्ट 24x7 कर रहे थे। तो सिविल हॉस्पिटल में ऑलरेडी हमारा जो है 24x7 जो है टेस्टिंग सेंटर था, उसी के साथ में हम वैक्सीनेशन सेंटर को उपलब्ध करा देंगे। एक ऐसा प्लेस निर्धारित पब्लिक सेटअप में किया जाएगा जहाँ पर दिन और रात कभी भी हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। और साथ के साथ हम सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो CGHS या आयुष्मान भारत में एम्पैनल्ड हैं या अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हम उनके साथ भी मिलकर एक मीटिंग करेंगे। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि वो भी आगे आएँ और कुछ एटलीस्ट पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल गुड़गांव में 24x7 वैक्सीनेशन की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराएं, ताकि जो लोग शाम को ऑफिस आवर्स के बाद आते हैं या कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं या दुकानदार हैं, ऐसे भाई लोग जो देर रात को अगर फ्री हो पाते हैं, वो भी वैक्सीनेशन करा सकें। या ऐसे BPO या कॉर्पोरेट सेंटर्स जिनमें दिन और रात में ड्यूटी दोनों टाइमिंग्स ऐसे होते हैं, जिनको नाइट ड्यूटी या नाइट शिफ्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, उन लोगों को भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। और साथ के साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये कि सभी लोगों को, जितने लोगों को पॉसिबल हो, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाई जा सके। इसके अलावा पिछली दफ़ा हमने देखा था कि आपने एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया था और तमाम मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स के साथ साथ जो BPOs थे वहाँ भी आपने RT-PCR के लिए कैंप लगाए गए थे। क्या एक ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लोगों में जो उत्साह था क्या उस वक्त देखने को मिला था? और यदि अब इस तरह से हमें करना पड़ा तो कोई उसके लिए कि पहले से ही आप योजनाबद्ध तरीके से काम? नहीं, देखिए, टेस्टिंग जो है वो शॉपिंग मॉल्स में या पब्लिक प्लेसेस में की जा सकती है, लेकिन वैक्सीनेशन, क्योंकि इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमें पेशेंट को आधा घंटा ऑब्जर्व करना होता है, तो ये ऐसे पब्लिक प्लेसेस में तो नहीं किए जाएंगे। लेकिन हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में, जैसा मैंने बताया, कम से कम जो हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं या सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर, और जो बड़े प्राइवेट प्लेस और बिग हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, डेफिनेटली हम उनमें 24x7 वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि AEFI सेंटर और ऑब्जर्वेशन कम से कम आधा घंटा डेफिनेटली करनी पड़ती है, इसलिए इन सभी अस्पतालों में ही वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि गुरुग्राम जैसे शहर में एक बड़ा मुश्किल था उस वक्त जब कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे थे, और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरह से सैंपल्स कलेक्ट किए जाएं, किस तरह से जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन इस बीच यदि इस तरह की योजना बनाई जाती है कि 24 घंटे लगेंगे, तो उसको लेकर क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं? क्या और भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी? नहीं, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट सेटअप है वो वैक्सीनेशन का काम सालों से कर रहा है। और भारतवर्ष की वैक्सीनेशन की तारीफ सारी दुनिया में होती है। ना केवल वैक्सीनेशन प्रोसेस, बल्कि वैक्सीन बनवाने में भी भारत सबसे आगे रहा है। तो गवर्नमेंट सेटअप में तो वैक्सीनेशन में कोई हमारे स्टाफ जो है वो पूरी तरह से ट्रेंड है। और पिछले 2 महीने से, क्योंकि हमने हैंड होल्डिंग सभी कॉरपोरेट और प्राइवेट हॉस्पिटल की है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ऐसी कोई समस्या या कोई दिक्कत सामने आने वाली है। मुझे लगता है कि हम वैक्सीनेशन का कार्य भी उतनी ही आसानी और स्मूथ तरीके से कर पाएंगे जो हमने कोविड टेस्टिंग के दौरान किया था। अभी कितना समय दिया हुआ है, किस वक्त से किस वक्त तक लगवा सकते हैं, और कितने अभी तक हमने प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी जगह पर सेटअप बनाए हुए हैं जहां हम वैक्सीनेशन? अभी वैक्सीनेशन का काम 9 से 5 होता है प्रतिदिन। अगर सरकारी सेटअप में बात करें तो हफ्ते में 4 दिन कहूँगा, सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमने इसको 24x7 तो अभी नहीं, लेकिन कहूँगा मैं, लेकिन हफ्ते के 7 दिन हमने अलाउड किया है।
आज के दिन 50 हॉस्पिटल जो हैं कुल मिलाकर, या 50 सेशन साइट्स हमने एक्टिव कर दी हैं। अभी 33 पे काम चल रहा है। थर्सडे या फ्राइडे से 50 साइट्स के करीब गुड़गांव में वैक्सीनेशन का काम चलेगा। तो बिल्कुल देखिए, अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की तरफ से ट्वीट किया गया है, लेकिन सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इसको लेकर योजनाबद्ध तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कोई आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले गुरुग्राम की बात की जाए तो, क्योंकि पहले जब सैंपल्स कलेक्ट किए गए तो निश्चित तौर पर उसमें भी 24 घंटे सैंपल्स लिए गए थे, तो उसको लेकर पूरी तरह से गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग तैयार है। उनका यही कहना है कि जिस तरह के आदेश जारी आते हैं तो तुरंत उस पर काम भी किया जा सकता है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और कोरोना वैक्सीनेशन अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। अब 60 साल के ऊपर या फिर 45 से 59 साल के बीच बीमारी से ग्रस्त मरीजों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद उन्हें वैक्सीन लगवाने का समय और जगह सेलेक्ट करनी होगी। गौरतलब है कि पहले रजिस्ट्रेशन कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र पर ही किया जा रहा था, लेकिन अब ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 1 मार्च को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने की है। गुरुग्राम के सिविल डॉक्टर सर्जन वीरेंद्र यादव की माने तो सिर्फ 1 दिन के लिए लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाने की छूट दी गई थी, लेकिन अब 4 मार्च को भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। पहले 2 दिन हमने सिर्फ ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अलाउ करी थी, और उसमें भी क्योंकि आपको मालूम है कि सेकंड डोज ड्यू है हेल्थ केयर वर्कर्स की, तो 100 का जो पर साइट का जो स्लॉट रखा गया था उसमें 40 जो है 40-60 यानी 40 ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अलाउ करी गई, जो बुजुर्ग हैं या 60 साल से ज़्यादा हैं या 45 से 59 कोमोर्बिड कंडीशंस के साथ हैं, और 60 डोज रिजर्व करी सेकंड डोज के लिए। लेकिन बाद में अगर 60 डोज वाले सेकंड डोज में नहीं आए तो 40 ऐसे की बजाय आगे जो 45 से ज़्यादा या 60 ईयर्स के थे उनको हमने अलाउ किया था वैक्सीनेशन के लिए। कुल मिला के कल जो 60 या कोमोर्बिड कंडीशन वालों के लिए हमने जो टारगेट रखा था वो 800 का टारगेट रखा था, और गुड़गांव में कल 852 लोगों को हमने वैक्सीनेशन दी, जो कि तकरीबन टारगेट से ज़्यादा थी, और 107% के करीब कल हमारी अचीवमेंट हुई। और वहीं गुरुग्राम के कमान सराय में कांग्रेस के नेताओं ने खेड़की दौला टोल टैक्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने कहा है कि खेड़की दौला टोल पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सरकार ने इस घोटाले की जांच नहीं करवाई तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और खेड़की दौला टोल के बड़े घोटाले के लिए आंदोलन जरूर होगा। उन्होंने कहा कि टोल में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला चल रहा है और सरकार जानबूझकर इस घोटाले को नजरअंदाज कर रही है। केंद्र सरकार के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इस टोल का काम केवल लोगों से पैसे उठाना है। तो आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस नेताओं की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि टोल टैक्स को लेकर अब कांग्रेस जो है वो लामबंद होगी और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी वो NH8 पे जो खेड़की दौला का जो टोल प्लाजा है, मिलेनियम एक्सप्रेस जो चला रही है, उसने काफ़ी बड़ा घपला करा हुआ है। उसको जो खामियां हैं उसको हमने आपके बीच में लाने की कोशिश करी है, जिससे भारत सरकार को पता लगे और जो रोज़ का जो यूज़र है उसको ठगा जा रहा है वो ठगना ये लोग बंद कर दें। जैसे मैंने बताया कि हर रोज़ जो रोड यूज़र यहाँ से जो जाता है उसको 50% का डिस्काउंट मिलना चाहिए अपने व्हीकल पे, और 33% जो कमर्शियल व्हीकल है उस पर मिलना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं देते हैं, बल्कि इन्होंने जगह जगह बोर्ड भी नहीं लगाए हुए अपने टोल टैक्स से पहले। ये जो गजट की जो सूचना है भारत सरकार की उसको छुपाने का भी काम करते हैं। और यहाँ से जैसे फास्टैग आया है, इनकी मशीनरी जो हैं, जो इनके जो रीडर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उससे आए दिन जाम लगा रहता है। और फास्टैग से जो पैसा उस समय नहीं कटता वो इनको जीरो रिसिप्ट देनी चाहिए, जीरो रिसिप्ट नहीं देते और बाद में 2-3 दिन बाद वो पैसा कटता है और वो पैसा भारत सरकार को भी जमा नहीं होता। और वहीं गुरुग्राम के DLF फेज 3 यू ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 150 से 200 दुकानों को सील कर अवैध कब्जों को तोड़ा गया है। सैलून, रेस्टोरेंट और कॉस्मेटिक की दुकानें चल रही थी। डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से की गई इस कार्रवाई पर दुकानदारों ने नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना यह है कि उन्होंने
किसी भी तरह का कोई नोटिस उनको नहीं दिया गया और इस तरह की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो पिछले 8 से 10 सालों से यहां पर चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब एक तरफ कोरोना की मार झेल रहे दुकानदारों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ अब इस सीलिंग के बाद भी उन्हें काफी परेशानी हो रही है, जिसके चलते उनकी रोजी रोटी तक के लिए अब लाले पड़ने लगे हैं। हम लोग 10 साल से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, कोई आज तक आपत्ति नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच में 6 महीना के अंदर 2-3 बार ऐसा सीलिंग का प्रावधान हुआ है और प्रशासन भी आया और जैसे तैसे करके अपना चला गया है। लेकिन इस बार तो आम जनता इतना परेशान हो गया है कि मोस्टली 16 नंबर रोड पे जितने भी दुकानें हैं 1 बाय 1 करके सारे दुकान को सील कर दिया गया है। अब इसमें हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार और जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, यहाँ के लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई चल रही है, इसमें आम आदमी पार्टी पीछे जा रहा है। यहाँ आम आदमी पार्टी नहीं कुछ तो 16 नंबर रोड पे कम से कम 10,000 से 15,000 लोग बाग जो है ना बेरोजगार हो चुके हैं। सीधी कार्यवाही लग रही है। इससे पहले सिर्फ न्यूज़पेपर एडिटिंग जो पेज दिया गया था उसी में ही सिर्फ था मेंशन, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। हम शॉपकीपर्स, हम लोग रेंट पर हैं यहाँ पर, हमारी रोज़ी रोटी का एक ही सहारा यही है। अचानक से जो एक्सीडेंटली ये हुआ ये हमारी बर्दाश्त के बाहर है। कोविड से अभी हम लोग उभरे भी नहीं थे और हम जैसे कैसे तंग होकर के कम में अपना गुजारा कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं सीधा ही हमारे जो है रोज़ी रोटी पर अटैक है, हमारे ऊपर अटैक है, जिसके बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है। हमारा पूरा परिवार इन सब चीज़ों से चलता है। आगे के लिए अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है यहाँ के लिए, और अभी ये हालत है, एक तो लॉकडाउन की कोरोना में लोग बेरोज़गार हैं और उससे पूरी तरह से किसी का काम नहीं चल रहा है। दूसरी बात ये देख रहे हैं जब इस बेरोज़गारी में करीब 5 से 10 हज़ार जो अनएम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट के या इस तरह का गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास किसी तरह का ऑप्शन नहीं है जो उसको बताएं जहाँ ये ऑप्शनली वर्क कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीमेशन देना चाहिए उस दुकानदार को, उस तरह के लोगों को, या तुम यहाँ से शिफ्ट कर जाओ या कहीं ना कहीं काम कर लोगे। इस तरह की परिस्थिति में सारे लोग अभी अपना दुकान छोड़ के घर के बाहर, दुकान के बाहर अपना बैठे हुए हैं, इसी आशा में ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा मुझे, जिससे कि आगे के काम बढ़। और वहीं गुरुग्राम में पानी की कमी को दूर करने के लिए डीएलएफ फेज 3 के यू ब्लॉक में गुरुग्राम का सबसे बड़ा पानी टैंक बनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पानी की परेशानी के बीच लोगों को दिक्कतें ना उठानी पड़े, जिसके बाद नगर निगम की तरफ से इस इलाके में पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए 37 लाख लीटर का टैंक बनवाया जा रहा है। इसी को लेकर टैंक के निर्माण कार्य का काम शुरू हो चुका है और लगातार लोगों की मांग थी कि जिस तरह से पानी की परेशानी हो रही है उससे निजात दिलवाने के लिए पानी का टैंक यहां पर लगाया जाए, जिसे देखते हुए नगर निगम की ओर से पानी का टैंक निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। ये हमारे इस एरिया में हमारी मतलब गांव में डीएलएफ में पानी की बड़ी भारी दिक्कत थी। वो डीएलएफ की ये ज़मीन थी, मैं इसमें 2 साल से डीएलएफ के साथ लगा हुआ था। उन्होंने ये परमिशन दे दी पानी का टैंक बना के इसको पानी के लिए यूज करके और इसमें पार्क डेवलप किया जाए ऊपर। तो मैंने वो निगम से प्रयास से, कमिश्नर साहब से, डीएलएफ की तरफ से इसमें बहुत बढ़िया ये टैंक का शुरू कर दिया है। ये ज़्यादा 3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। और वहीं सोहना की सब्जी मंडी में आढ़तियों की दबंगी से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि मंडी में आढ़ती अधिकारियों की मिलीभगत के चलते किसानों को पक्के बिल नहीं दिए जा रहे। किसानों का दावा यह है कि आढ़ती मंडी में काम करने वाले मशाखोरों कच्चे बिल तक नहीं दे रहे हैं। देश में जहां उपज की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहां किसान बिचौलियों की मुनाफाखोरी पर रोक लगाने और शोषण के खिलाफ रोक के लिए कानून की मांग कर रही हैं, तो वहीं हरियाणा के सोहना कस्बे में आढ़तियों की दबंगई पूरे तरीके से देखने को मिल रही है। सोहना सब्जी मंडी में अधिकारियों की मिलीभगत से आढ़ती पक्के बिल तो दूर, कच्चे बिल भी सब्जी बेचने वाले छोटे कारोबारियों को नहीं दे रहे। इसको लेकर छोटे कारोबारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। आरोप है कि आढ़ती रोजाना सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। यही है कि जी ये पहले से ज्यादा वसूल करते हैं जी, और हम पे डरा धमका के उसी तरीके से वसूली करते हैं जी।
ये टैक्स की चोरी करते हैं जी। जितना मार्केट टैक्स है उससे भी ज्यादा लेते हैं और उनको बहुत ही कम रिकॉर्ड में लिखवाते हैं। हमें जी डरा धमका के जी, नहीं तो हमसे कोई हमको बिल देता है जी पक्का जी। और कच्चे बिल पे जी हमको देते हैं जी सामान के लेना तो ठीक है, ना तो भाई चल। जो हमने जो कंप्लेंटें करी थी जी मार्केट कमेटी में, वो हम पे उल्टा भारी पड़ गई। पहले हमको कच्चा बिल दिया था आढ़तियों के खिलाफ, वो अब कच्चा बिल भी नहीं देते और उसके बाद आड़ में हमसे ज्यादा वसूल करते हैं। पक्का बिल अब भी नहीं दे रहे? पक्का बिल एक भी नहीं दे रहे और पक्का या कच्चा भी नहीं दे रहे और उसको हमको डराते हैं। हमारे को पुलिस के वो उसके बाद में बोलते हैं कि आपको पीड़ित करते हैं हमको और हमें धमकाते हैं। आरोपों के मुताबिक आढ़तियों से जब कोई दुकानदार पक्का बिल मांगता है तो उसे धमकाकर भगा दिया जाता है। इतना ही नहीं, मनमाने दाम पर सब्जियां बेची जा रही हैं। मामले की शिकायत बार बार अधिकारी से करने के बाद अधिकारी पूरे तरीके से आढ़तियों के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। ये वही जो हमने एक बार शिकायत करी थी ना सेक्रेटरी के खिलाफ जी, तो वही मामला है जी अभी। और हमारे को अब उससे ज्यादा महंगा दिया जा रहा माल, जो उनको 10% दे रहे हैं या फेरवा है या पल्लेदार हैं, उनसे उल्टा हमें दबाव बनाया जा रहा है। उनको 20 रुपए किलो माल देते हैं, हमें 25 बताया जा रहा है। तो इसमें आढ़ती क्या क्या प्रेशर कर रहे हैं आपके ऊपर? हर तरह से प्रेशर कर रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलके चलो। लंबरदार की जो हमारे साथ सुन रहे थे ना, लंबरदार ने जिनके हमारे गल चले हैं साथ मिलके, उनके खिलाफ भी पुलिस में शिकायत कर दी। तो आपको भी पुलिस की धमकी दे रहे हैं? हाँ, उस तरीके से हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि डर बैठे कि भाई हमने जब लंबरदार के खिलाफ। पक्का बिल आपको मिलता? नहीं, पक्का बिल भी नहीं मिल रहा है, कच्चा भी नहीं और कच्चा भी नहीं दे रहे हैं। बता दें कि सोहना में किसानों और सब्जी बेचने वाले छोटे कारोबारियों के खिलाफ हो रही लाखों की टैक्स की चोरी को लेकर मामला उठाया गया था, जिसको लेकर आढ़तियों ने एकजुट होकर इन लोगों को पूरी तरीके से प्रताड़ित किया था। अब किसानों और छोटे दुकानदारों ने ऐलान किया है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो आंदोलन चलाया जाएगा। सोहना से संजय राघव, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ मेट्रो न्यूज में इतना ही। नमस्कार।